बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी पर्सन की। और सैलरी पर्सन ऐसा ये एम्प्लॉय है जिसकी अभी भी प्राइवेट जॉब चल रही है और इससे पहले इसकी गवर्नमेंट जॉब से पेंशन आ रही थी। तो इस सब को हम डिटेल में एलेबोरेट करेंगे, डिटेल में मेंशन करेंगे कि टैक्स रिटर्न में इसको कैसे हमने रिटर्न को फाइल करना है, कहाँ-कहाँ पे इसके इफ़ेक्ट्स आएँगे, एसेट लायबिलिटीज़ वगैरह। और इसमें एक और चीज़ भी है, इसका जो पेंशन है, जो इसके जीपी फंड वगैरह हैं, वो 2023 में होने चाहिए थे, बट ये है कि वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हो गए थे, मेंशन नहीं किए थे। लास्ट जो इसका कंसल्टेंट था उसने इसकी गलती की है। तो इसकी जो टैक्स रिटर्न है 25 में किस तरीके से हम उसको पोस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, तो ये भी हम इसमें मेंशन करेंगे, ये भी इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको एग्जैक्टली अगर आपकी मिसिंग हो तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। एक्चुअल तो सोल्यूशन इसका रिवीजन है। अगर आप रिवीजन नहीं करते 2025 में आपने किस तरीके से डिक्लेयर करना है तो ये करेंगे। तो इसकी पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम मालूमात में चेक कर लेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो व्हीकल्स के ऊपर जाएँगे, व्हीकल्स के ऊपर हम गए तो ये इसकी डिटेल्स आ जाएँगी कि कौन-कौन से इसके नाम पे है, इसको भी हम मेंशन करेंगे, इसकी एसेट लिस्ट में। फिर उसके बाद फिर इसकी ये आगे विदहोल्डिंग जो टैक्सेस हैं, जो प्रॉफ़िट है, उसको हम रिपोर्ट करेंगे। और सारी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो यहाँ से हम एक्सेल फ़ाइल एक डाउनलोड कर लेंगे। इस एक्सेल फ़ाइल में हम सारी डिटेल्स वगैरह को चेक करेंगे कि किस सेक्शन में कौन-कौन सी इसकी डिडक्शन हुई है या फिर इसको प्रॉफ़िट मिला है, क्या कुछ इसका ऐड ऑन हुआ है, ऐड ऑफ हुआ है, इनफ्लो आउटफ्लो, वो भी सारी चीज़ें हम इसमें वन बाय वन यहाँ से चेक करके रिपोर्ट करेंगे और अपनी वर्कशीट पे पहले काम करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आपको इसकी जो एक्चुअल टैक्स रिटर्न है आईआरएस पोर्टल में, वहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड कर लेनी है मालूमात सेक्शन में जाके, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी मालूमात एफबीआर के पास क्या है। ये इट्स रियली इम्पोर्टेंट। उसकी मेन वजह ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने इसी चीज़ को कवर करना है कि मेरे बारे में एफबीआर के पास क्या रिपोर्ट्स हैं, एफबीआर के पास कौन सा डाटा है। क्योंकि आपका अगर ये वाला डाटा मिसमैच कर गया तो फिर आपको लाज़मी तौर पे नोटिस आएगा और फिर आपको पेनल्टी भी लग सकती है, क्योंकि आपका एक्चुअल डाटा आपने जो किया है उसके साथ मैच नहीं करेगा। तो फिर डेफ़िनेटली एफबीआर आपको नोटिस भी देगा और फिर आपको इसमें ऑडिट में बुला के आपसे सवाल और जवाब भी करेगा कि बेसिकली ये हुआ क्या है। तो 2025 में इसकी जो ट्रांज़ैक्शन है, ये बैंक प्रॉफ़िट है अंडर सेक्शन 151। तो वो बैंक प्रॉफ़िट इसके अकाउंट में आया, उसके अगेंस्ट इसकी जो ट्रांज़ैक्शन हुई है, टैक्स कटा है, तो ये भी हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। ये वर्कशीट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वर्कशीट में काम करेंगे। वर्कशीट में काम करने के बाद फिर फर्दर इसको हम अपनी उस रिटर्न में ले जाएँगे, जो कि एक्चुअल रिटर्न है आईआरएस के पोर्टल में, वहाँ पे हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसको हमने 3 फेजेज़ में काम करना है। एक आपने मालूमात सेक्शन से डाउनलोडिंग कर लेनी है, फिर दूसरा अपनी जो वर्कशीट है उसमें आपने इसको मेंशन करना है, काम आपने कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग करनी है। क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बताई है कि उसमें कैलकुलेशंस में इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एफबीआर की कैलकुलेशन अगर गलत भी हो तो आपके एंड पे गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कल को अगर कोई भी गलती होती है तो आपको नोटिस आ सकता है, आपको कॉल किया जा सकता है कि ये गलती क्यों हुई है। तो एफबीआर ने सिस्टम अपग्रेड कर दिया है, बट ये है कि अभी भी उस सिस्टम के अपग्रेडेशन के बावजूद काफ़ी सारी गलतियाँ हो रही हैं। तो इन गलतियों से बचने का अब यही तरीका है। तो 2025 में इसकी 2 ट्रांज़ैक्शन है, बट एक टैक्स ईयर 2026 में है और एक टैक्स ईयर 2025 में आएगी। टैक्स ईयर 2025 में वो आएगी जो 1 जुलाई से पहले-पहले है, मतलब 30 जून तक। जो भी ट्रांज़ैक्शन उससे अर्लियर है वो 2025 में आएगी और इसके बाद 26 में आएगी। तो मैं यहाँ पे अंडर सेक्शन रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसका जो प्रॉफ़िट है वो प्रॉफ़िट मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और उसके अगेंस्ट जितना भी टैक्स है, वो जो डिडक्ट हुआ है टैक्स, वो भी मैं रिपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं अपनी जो वर्कशीट है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस वर्कशीट में इसको मैं अपने पास ऐड करूँगा, मालूमात सेक्शन से निकाल के जो एफबीआर के पास डाटा मौजूद है उसको
मैं लेके जाऊँगा अपनी जो वर्कशीट है उसमें। जितना प्रॉफ़िट आया है और जितनी टैक्स कलेक्शन हुई है उसको मैंने दोनों को ऐड ऑन करके उसके सामने लिख दिया है। और फ़र्दर इसमें हम आगे देखेंगे जो-जो ट्रांज़ैक्शनें हैं, जो-जो इफ़ेक्ट्स हैं उनका। तो ये इसका जो सैलरी है वो है 4 लाख रुपीज़, और जो इसका पेंशन आई है ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट जो जॉब ये कर रहा है आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में, तो वहाँ से जो इसकी पेंशन आई है वो है 5,25,876। और जो अभी करंट प्राइवेट जॉब कर रहा है वो फिर इसकी है 4 लाख रुपीज़। तो इन सब का तो ये जो पेंशन है इसकी एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो इसके ऊपर टैक्स हमने डिक्लेयर किया है कि इसका टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। और जो 4 लाख है वो स्लैब में आती है, अंडर 6 लाख की जो स्लैब है वो आती है इसमें, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो उसको भी हमने अपने कॉलम में लिख दिया। तो इसके जितने भी इफेक्ट्स हैं ये वर्कशीट में मेरे शो हो रहे होंगे। तो अभी की कैलकुलेशन के मुताबिक इसका जो रिफंड है वो ये बन रहा है। तो आगे फिर फर्दर हम जो इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो अब इसका प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, इसकी सैलरी भी ऐड कर दी, इसकी पेंशन जो है जो आर्मी में ये जॉब कर रहा था वो भी मैंने इसको डिक्लेयर कर दी यहाँ पे अपनी वर्कशीट में। तो मैंने अपना काम जो है इस हिसाब से प्रिपेयर करना है। अब हम खोलेंगे इसकी जो टैक्स रिटर्न है, नॉर्मल टैक्स रिटर्न। तो ये ऑलरेडी क्योंकि टास्क सिलेक्टेड इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस टैक्स ईयर, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करके दोबारा से ट्राई करेंगे, कंटिन्यू। तो ये ऑलरेडी मेरे ड्राफ्ट में पड़ी है, तो क्लिक करके मैं ड्राफ्ट में चला जाऊँगा। अब मैं ड्राफ्ट में आ गया हूँ, मेरे सामने ये टैक्स रिटर्न आ गई है। तो मैं ड्राफ्ट में फिर दोबारा यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और मैं दोबारा से आपको इसको दोबारा से ओपन करके दिखाऊंगा। तो फिर ये आपको एक्चुअल आईटी फॉर्म जो है उसकी तरफ ले जाएगा। तो आपके सामने ये वाली चीज़ आएगी, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस जो हैं उनको हम देखेंगे। लैंग्वेजेस में पता जो है आपको जो भी समझ आए, उर्दू है उर्दू कर लें, इंग्लिश है तो इंग्लिश कर लें। तो ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब ये आपके सामने जैसे ओपन होके आ जाएगा तो इसमें आपने येस पे क्लिक करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहे हैं। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको आपने क्लिक करना है, पेंशन है, सैलरी है, मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया। अब फर्दर जो है बैंक प्रॉफिट है वो ऑलरेडी खुद से ही ऑटो वो सिलेक्टेड है उनके सिस्टम में ही, तो वो मैंने कर दिया। अब फिर आप अगर येस करेंगे तो फर्दर ये आईटी वाले फॉर्म पे ही रहेगा, नो करेंगे तो फिर वो आपसे एक कंसेंट लेगा कि आप इसको करें, और वो आपका जो प्रीवियस है उसके ऊपर ले जाएंगे। अगर आपका बिजनेस है ट्रेडिंग तो उसको भी आप साथ से इसके सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा बिजनेस इस सिनेरियो में नहीं है। तो नो किया तो फिर ये है कि ये वाला आपके सामने फॉर्म आईटी वाला ही वो चलता जाएगा। अब ये आपको आईटी वाला फॉर्म अगर आपकी ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर आपने इसी के ऊपर रिलाय करना है। तो ये आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे अगर आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जस्ट एम्प्लॉयर नेम लिख देंगे, तो एम्प्लॉयर नेम आ जाएगा यहाँ पे। ये क्योंकि आर्मी की काफ़ी सारी जो है डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट दिए, बट जो मुझे चाहिए था वो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आपको अगर पता नहीं चल रहा कि मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है, तो नीचे वाले ऑप्शन को आपने स्ट्रेट अवे यूज़ करना है कि आई कांट फाइंड माई डिपार्टमेंट। ये नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर, आई कांट फाइंड माई एम्प्लॉयर, यहाँ पे करेंगे और जस्ट आप लिख देंगे। तो वो फिर एफपीआर खुद जो है, अगर लेट्स सपोज इन फ्यूचर कोई इशू होता है तो खुद इसको मैनेज कर लेगा। तो आपकी जितनी सैलरी है वो यहाँ पे लिखेंगे, आपकी जितनी पेंशन है, तो मुझे इस डिपार्टमेंट से पेंशन मिली है तो मैं डेफिनेटली पेंशन की तरफ ही जाऊंगा। तो पेंशन यहाँ पे आप डिपार्टमेंट का नाम दोबारा से मैं लिखता हूँ, क्योंकि इसकी जो सैलरी है वो प्राइवेट सेक्टर से है, तो वो भी मुझे रिपोर्ट करना है। वो एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, तो उसका मैंने नाम लिख दिया है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे मैंने वो वाला मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं। अगर तो आपको एग्जैक्टली पता है कि ये वाला नाम है तो फिर आप करें, अगर नहीं है उसका एनटीएन नंबर नहीं पता तो फिर जस्ट आप लिख दें। इससे फिर ये है कि एफपीआर खुद ही इसको फाइंड आउट कर लेगा, या एट द टाइम ऑफ ऑडिट जो नोटिस आप
क्लियर कर देंगे। 4 लाख इसकी सैलरी थी, तो मैंने सैलरी इसकी रिपोर्ट कर दी। यहाँ से फिर आके मैंने इसको अगर येस किया तो फिर ये चलता जाएगा, नो किया तो फिर ये है कि मुझसे ये एक यहाँ पे ये आगे फॉरवर्ड करके मुझे ले गया है। ठीक है, तो अभी पेंशन के बारे में वो कह रहा है, क्योंकि दूसरा सोर्स मैंने पेंशन किया था, तो पेंशन में अब मैं यहाँ पे आई कांट फाइंड माय एम्प्लॉयर, और यहाँ पे मैंने पाकिस्तान आर्मी मेंशन कर दिया है। अब मैंने जैसे ही पाकिस्तान आर्मी मेंशन किया तो यहाँ पे वो नहीं नाम आ रहा, क्योंकि मैंने उसको दूसरे एंड से किया है कि आई कांट फाइंड माय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे जितनी मेरी पेंशन बनती है, जो मैंने वर्कशीट में काम ऑलरेडी किया हुआ है, तो वर्कशीट से मैं इसको ले जाऊंगा कॉपी पेस्ट करके एफबीआर का जो रिटर्न फॉर्म है उसके ऊपर। तो एफबीआर के इस वाले रिटर्न फॉर्म में आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, जितनी भी मेरी यहाँ पे वर्किंग हुई पड़ी है मैं वहाँ यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर स्ट्रेट अवे यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा तो मैं ऊपर इसको लिख लेता हूँ। इसके जितने भी फिगर हैं जो आपकी है वो आप अपने हिसाब से लिखें, मैं अपने हिसाब से इसको मेंशन कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाली अब ऐसी डिटेल्स आ गई हैं। जो इसका विद होल्ड हुआ है टैक्स, वो ऑटो जो है ऑटो के ऊपर आ गया है। जो जैसे मोबाइल के ऊपर डिडक्ट हुआ है वो भी आ गया है। इसके अलावा जो इसका टैक्स एडजस्टेबल है वो भी खुद से आ गया है, जो वहाँ पे रिपोर्टेड था वो जो ऑलरेडी इसके पास है। अब ये इसका सेल फोन वगैरह और सारी डिटेल्स वगैरह उसकी आ गई हैं, टैक्सेस वगैरह की डिटेल्स आ गई। सेल फोन ये मैंने नहीं दिया, ये एफबीआर ने खुद सिंक कर लिया है। जो कहते हैं ना कि एफबीआर के पास डाटा नहीं है, ये नहीं है, डाटा एफबीआर के पास बैंक का भी है, सिंक होके फ़ोन का भी आ रहा है, आपके जो प्लॉट्स हैं जो इसके ऊपर आप टैक्सेस देते हैं उनका भी आ रहा है, तो वो इसी तरीके से आएगा। तो एफबीआर के पास डाटा अब सिंक होके आ रहा है, अब वो वाली चीज़ नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं दोबारा अपनी जो यहाँ से मैंने नो कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद जो आगे आएंगे टैक्स रिलीफ, रिडक्शन एंड क्रेडिट्स, यहाँ पे मैं जो जो रिलीफ लेना चाहता हूँ वो मैं यस करता जाऊँगा, और जो मुझे लगता है कि ये मेरे रेलिवेंट नहीं है उनको नो करता जाऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऊपर से लेके नीचे तक यही देखना है कि कौन कौन से में मैं फॉल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो जहाँ पे आप फॉल कर रहे हैं, जैसे मैंने ये अभी कर दिया कि चिल्ड्रन एजुकेशन, तो 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों की जो एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंसेस हैं वो आ रहे हैं, तो ये आपको यहाँ से रिडक्शन वाले पोर्शन में भी रिलीफ मिलेगा। 55,000 इनके ऊपर जो एक फीस वगैरह जो है वो दी है, तो उसके ऊपर आपको ये टैक्स नहीं लगेगा और बाकायदा तौर पे वो आपकी इनकम में से निकल जाएगा। इनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से नुकसान होगा। आप खुद जो है इसको टैक्स जो है स्लैब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो है उसमें से निकल गए, तो फिर आपका टैक्स स्लैब में जो टोटल अमाउंट है टैक्सेबल इनकम है वो कम आएगी। तो इसको रिपोर्ट आप लाजमी करें, क्योंकि इससे आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज आपके ऊपर टैक्स स्लैब लग सकती है। तो जैसे ही मैंने ये ऐड किया तो फिर उसके हिसाब से फिर आगे ये योर पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज़ आ गई हैं। तो इसमें जो कैश इन हैंड है और ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं उसमें थोड़ी सी मुझे अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो अमेंडमेंट्स मैं अपने हिसाब से करूँगा। इसको जो मेरे पास है डाटा उसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें अमेंडमेंट्स लेके आऊँगा। नेक्स्ट इसमें जो रिपोर्टिंग है मैंने वो तकरीबन ऑलमोस्ट कर दी है जो मेरे रेलिवेंट थी। जो जो चीज़ें थी एक्सपेंसेस वगैरह वो भी जो है इसमें मैं अमेंडमेंट्स करूँगा। जो चीज़ें अब चेंज हैं तो उस शीट में जो मेरे पास डाटा आ रहा है उसको और इसको मैं कंपाइल करूँगा, जहाँ पे क्योंकि इसने पिछला डाटा इंपोर्ट किया है, तो जो न्यू वाला डाटा है न्यू करंट ईयर का 2025 का, उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना है। तो बैंक अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाके आपने नेक्स्ट कर देना है, और उसके बाद फिर ये 1 बाय 1 बैंक अकाउंट्स वेरीफाई होते जाएंगे। मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे जो इसका बैंक अकाउंट है वो मैं डिक्लेयर करूँगा। जो इसका बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार ये है कि पहले अपने IBAN जो है
ये आपको मिलेगा, आपकी जो चेक बुक है उसके पीछे भी लिखा होता है, आपके बैंक से भी आपको मिल सकता है। और इसके अलावा आपका ये क्लोजिंग बैलेंस एफबीआर फिर खुद एफबीआर और बैंक्स खुद ही इसमें ऐड कर देंगे। पहले ये होता था कि हम बैंक स्टेटमेंट देखते थे, बट अब की बार जो है ये खुद ही एफबीआर यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट करके मेंशन कर देता है। तो यहाँ पे मैं इसके अकाउंट्स की डिटेल्स दूंगा और फिर उसके बाद ये जब ऐड हो जाएगा तो खुद ही ये अपनी सारी डिटेल्स को फैच कर लेगा। तो यहाँ से फिर जितने भी इसके अकाउंट्स हैं वो सारे फैच होते जाएंगे और फिर आगे चलेगा। तो अब मैं इसको यस करता हूँ क्योंकि मुझे ये पुराना जो है वो वाला फॉर्म चाहिए सारी चीज़ें ऐड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मैंने वो यस के ऊपर किया तो उसने मुझसे कंसेंट ली और मुझे रीडायरेक्ट कर दिया पुराने वाले फॉर्म के ऊपर जहाँ के फुल डिटेल्स वगैरह हैं। अब इस फॉर्म में मेरी जो मैंने चीज़ें मेंशन की हैं वो भी आएंगी और कुछ जो न्यू चीज़ें हैं वो मैं ऐड करूँगा। तो तब जाके ये कंप्रिहेंसिवली एक टैक्स रिटर्न फाइल होगी। तो इसके जितने भी हैं वो टैब्स वगैरह सेक्शन वगैरह वो वन बाय वन आपने देखने हैं। तो मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं एक सैलरी पर्सन की फ़ाइल कर रहा हूँ टैक्स रिटर्न। तो उसमें वो चीज़ें मैं दूँगा। पहले 4 लाख रुपीज़ जो है इसका वो मैंने दे दिया। अब इसकी जो पेंशन है वो मैं दूँगा। अब पेंशन की आप देखेंगे 2 कॉलम हैं। एक यहाँ पे आ रहा है ये जो 12 सेक्शन के तहत आ रहा है। तो यहाँ पे आपने जो आपको ईयरली मंथली बेसिस के ऊपर मिलती है उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। अब नीचे एक आ रहा है, ये कौन सी है? ये रिसीप्ट्स वाली हैं, ये प्राइवेट सेक्टर से आपको जो आती हैं वो वाली पेंशन होंगी। ये वाली यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉयमेंट सैलरी, और सैलरी में से आपने जाना है अदर्स के ऊपर। अदर्स के ऊपर जाएंगे तो फिर ये आएगा। फिर इसका अच्छा साथ साथ इसको कैलकुलेट करते जाइएगा ताकि बाद में फिर ये कैलकुलेशन में इशू ना आए। तो साथ साथ आप कैलकुलेट करते जाएंगे, ये आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और यहाँ पे कंपटीशन के ऊपर आपने ये सबसे एंड के ऊपर आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल रिटर्न में कौन सी चीज़ें आ रही हैं। कंपटीशन में तकरीबन आपकी सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अब डिक्लेयर कर दिया है पेंशन को। और अब इसके बाद अदर सोर्स ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे नीचे आप आएंगे और पहले इससे हम इसी में डिक्लेयर करते थे, अब इन्होंने सेपरेट कर दिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी रिसीप्ट्स एंड डिडक्शन में आएगा, ठीक है, और पेंशन भी इसी में आएगा। तो यहाँ पे अब पेंशन भी आ रही है, वो भी मैंने डिक्लेयर कर दी। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको भी यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। सो ये दोनों चीज़ें अब डिक्लेयर होके आ गई हैं। तो इनको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, इसके ऊपर जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ है वो भी साथ मेंशन कर दूंगा। और इसके साथ साथ फिर इसमें नेक्स्ट टैब के ऊपर मैं ऐड कर दूंगा। अब नेक्स्ट टैग पे ऊपर जैसे ही ये जाएगा तो वहाँ पे फिर इसमें मैं उसके अकॉर्डिंगली डिटेल्स वगैरह मेंशन करूँगा जो मेरे पास शीट में ऑलरेडी टैब में मैंने कैलकुलेशंस वगैरह की हुई है। तो ये 4 लाख है, ये बेसिकली एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो इसमें एग्जेम्प्टेड के सामने मैंने नहीं ऐड किया। और नीचे जो 5 लाख समथिंग लाइक दैट ये जो आ रहा है इसके ऊपर क्योंकि पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता तो एग्जेम्पशन में आप रिपोर्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर इसके ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा। तो ये एग्जेम्प्टेड वगैरह मेंशन करना आपके लिए लाजमी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये मेरे पास जो मेरी वर्कशीट है उसमें से मैं इसको 5,25,876 जो है इसको मैंने कॉपी कर लिया। आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है प्रॉफिट को मैं कॉपी करके ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बाय मिस्टेक गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो 2 ट्रांजैक्शन हैं उसमें एफपीआर ने गलती से 2025 लिखा है, बट जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअल में 25 की नहीं है 26 की है। ये आपने ख्याल लाजमी रखना है मालूमात सेक्शन में। और ये एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा मैंने इस एरर को डिटेक्ट किया है कि 26 की जो ईयर 26 टैक्स ईयर 26 की जो
ट्रांजैक्शंस हैं वो 25 में दी हुई हैं। तो ये आपने खुद इस मिस्टेक को नोट करना है कि 25 वाली ट्रांजैक्शन 25 में हो, 26 वाली 26 में हो। तो इसका जो आप सही तरीके से समझ सकते हैं वो ये है कि टैक्स ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। तो 30 जून 25 तक जितनी ट्रांजैक्शन है वो 25 ईयर में आएंगी। इससे ऑनवर्ड जो है वो 25 वाली जितनी रिटर्न्स इसकी ट्रांजैक्शंस हैं वो टैक्स ईयर 26 में आएंगी। तो यहाँ पे ये मैंने नहीं ऐड किया, ये एफबीआर के मालूमात सेक्शन में से ये गलती थी और उसको फिर मैंने अब इसको रेक्टिफाई कर दिया है अपने हिसाब से, क्योंकि 25 की ही ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे ऐड करनी है, 26 की नहीं करनी। तो अब जाके फिर मैं दोबारा से इसकी ड्राफ्ट निकाल लेता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ। यहाँ पे हम प्रॉफिट सेक्शन में जाएंगे, प्रॉफिट सेक्शन में जाके फिर हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको ऐड करना है। तो इसमें आप जाएंगे पेंशन वाले कॉलम में, पेंशन वाले कॉलम में जाके हम रिपोर्ट करते हैं, सॉरी प्रॉफिट वाले कॉलम में। प्रॉफिट वाले कॉलम में हमें पता चलेगा कि इसमें हमें क्या करना था। अब ये 4 लाख पहले ऑलरेडी आ चुका है जो उसकी सैलरी है, जो प्राइवेट सेक्टर से है सैलरी इसकी, तो वो हमने पहले ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने ऐड किया एजुकेशन वाला पोर्शन, आपको याद होगा 55,000 रुपीज़, तो वो 55,000 रुपीज़ जो है उसका जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे इसके टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर आएगा। तो वो यहाँ पे देखें आप कम हो गई है, नॉर्मल टैक्स जो स्लैब के ऊपर है वो कम हो गई है। अब नीचे जो है इसका आउटफ्लो जो है वो भी आ रही है, और इसकी जो मैंने क्योंकि ये अब इसमें पेंशन्स वगैरह और ये चीज़ें भी ऐड कर दी हैं जो कि 2023 में इसको करनी चाहिए थी, और अभी क्योंकि इसने नहीं की थी 2023 में, तो अब इसको हम एसेट्स में ऐड करेंगे। तो एसेट्स में जो है इसको ऐड कर दिए, तो ये फिर इसका जो इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो इस इनफ्लो को फिर हम आगे जाके एसेट्स की डिटेल्स में एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसका ये यहाँ पे आप देखें जो लास्ट इसका प्रीवियस एसेट्स हैं वो 14,50,000 हैं, और अब जो मज़ीद इसका है वो बढ़ गया है इनफ्लो। तो इसके मुताबिक फिर हम सारी चीज़ें करेंगे। अब इसमें लाइबिलिटीज़ वगैरह जो है वो भी जितनी बनती हैं, एक भाई से इसने लोन लिया है 6,19,824 का, वो हम इस यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में मेंशन कर देंगे, और बाकी भी जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम अपनी वर्कशीट में मेंशन करते जाएंगे। अब इसको यहाँ पे हम मज़ीद ऐड करेंगे, तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो आ रही है यहाँ पे, उसको हम जो है एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसकी 30 लाख एंड समथिंग जो है वो इसकी पेंशन्स वगैरह जो 2023 में इसको मिली थी, कंप्यूट फंड वगैरह और पेंशन जीपी फंड वगैरह, वो हम यहाँ पे ऐड जैसे ही करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इनफ्लो बढ़ जाएगा। ऐड कंटेंट करेंगे, ऐड कंटेंट में जो इसके एसेट्स में है वो भी हम इंक्रीज लेके आएंगे, क्योंकि जो इसको कंप्यूट फंड और जीपी फंड मिला है तो डेफिनेटली इसका बैंक बैलेंस या कैश, क्योंकि कैश में तो आता नहीं है, तो बैंक बैलेंस इसका डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो इसको कंप्यूट जो है रकम, इसको हम वहाँ पे एसेट्स में इफ़ेक्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसका ये जो आ रहा है कंप्यूट टोटल, जिसमें इसका जीपी फंड था और कंप्यूट था ये 42,72,629, इसको हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एग्जैक्टली वही फिगर यहाँ पे लिख देने हैं जो एक्चुअली ये जिसकी वजह से इनफ्लो बढ़ रहा है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, साथ ही इसकी जो आएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट, वो भी साथ आगे डिक्लेयर कर दूंगा, तो फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा। कंपटीशन जो है और जीपी फंड, उसको हम अपनी जो एसेट्स है
उसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें जो पैसा आया है उसको हमने डिक्लेयर करना है। अदरवाइज़ फिर आपके अगर आप एक इसका इफ़ेक्ट डालेंगे और दूसरा इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, तो फिर आपके जो एसेट्स हैं प्रीवियस ईयर वाले, उसके साथ ये मैच नहीं करेगा, ठीक है? और रिकंसाइल अमाउंट बढ़ जाएगी। सो इसको कॉपी करेंगे और साथ ही यहाँ पे इसको मैनेज करेंगे एडजस्टमेंट इन फ्लो में। यहाँ पे लिख के हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपको जो अनरिकंसाइल अमाउंट है उसमें फिर डिफरेंस नज़र आएगा। अदरवाइज़ ये बिग डिफरेंस है, और बिग डिफरेंस की वजह यही है क्योंकि ये पहले एडजस्ट नहीं किया गया था और अभी इसको एडजस्ट किया जा रहा है, तो ये बिग डिफरेंस है। तो ये जो 38 लाख का डिफरेंस था वो आ गया 3,79,424, ठीक है? तो ये वाला डिफरेंस जो है अब इसमें जो चीज़ें हमारी हैं एक्सपेंसेस वगैरह और वो सारी चीज़ें, इसमें हम एडजस्ट करके इसको रिकंसाइल करेंगे। अनरिकंसाइल अमाउंट 0 होनी चाहिए, जैसे ये अभी यहाँ पे आ रही है। तो अनरिकंसाइल अमाउंट 0 जब होगी तब ही आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो कंप्लीट होगी। तो इसके आप मैंने ये सारी शीट में ग्राफ बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, पहले अपनी वर्किंग करेंगे, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी कि इसको किस तरीके से मैनेज करना है। अदरवाइज़ गलती का चांस जो है वो आपका लाजमी तौर पे रहेगा। तो एक यहाँ पे बेसिकली तो ये फॉर्म ही है, लेकिन ये है कि इसकी एक ट्रांजैक्शन की गलती आपको बहुत बड़े मसले में मसला आपके लिए बना सकती है, और वो मसला फिर जो है उसको रिज़ॉल्व करना पड़ता है। पहले वो केस एडिशनल कमिश्नर के पास जाता है, फिर कमिश्नर, और फिर ऑनवर्ड, ऐसे चलते चलते उसको फिर आपको बाकायदा लीगल बैटल में विन करना पड़ता है। सो ये टैक्स रिटर्न आपका बेसिक है, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें इसी के ऊपर रिलाय करती हैं। तो इसमें फिर ऐड आगे के हम जैसे ही करेंगे नेट एसेट ऑफ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ये आपके सामने है। तो जो क्रेडिट्स हैं वो मैंने डाल दिए इसमें, तो अब इन अनरिकंसाइल अमाउंट जो है वो 0 आ गई है। इसको मैं सेव करूँगा, और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो फिर ये अब इसको इस पोजीशन में आ गई है कि हम सबमिट कर सकते हैं। मतलब जब तक आपका अनरिकंसाइल अमाउंट 0 नहीं आएगा उस वक्त तक आप सबमिट नहीं कर सकेंगे। आप अगर सबमिट करेंगे भी सही तो एफबीआर आपको अलाउ नहीं करेगा। कैलकुलेशन को यहाँ से मैं एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँगा और जो अनरिकंसाइल अमाउंट है उसको एडजस्ट करके 0 पे ले आऊँगा, तो फिर उसके बाद ये रिटर्न सबमिट हो सकती है। उससे पहले आप रिटर्न सबमिट नहीं करवा सकते। आपको एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेना चाहिए और साथ साथ कैलकुलेट करते रहें ताकि आपको अपनी रिटर्न की पोजीशन का पता चले, क्योंकि कैलकुलेशन में कोई भी गलती जो है वो आपकी पूरी रिटर्न गलत करवा सकती है। जैसे मैंने ये किया, कंप्लीट सबमिट किया, और उसके बाद ये अब कंप्लीट टास्क में डिक्लेरेशन में आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी रिटर्न सबमिट कर लें। ये यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, बट अभी नेटवर्क में कुछ इशू चल रहा है, और नेटवर्क में जो IRS सिस्टम है वो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। अपग्रेड किया है एफबीआर में, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। काफ़ी टाइम के बाद जो है ये इस तरह से हेल्ड हो जाता है, जैसे अभी हो चुका है। मैं प्रिंट लेना चाह रहा हूँ लेकिन प्रिंट नहीं आ रहा, और साथ ही एरर्स आ रही हैं। तो ये सारी जो एरर्स हैं ये आपके लिए एक और सर्द दर्द बनी हुई है। बट ये एफबीआर ने अपने सिस्टम को किया। दोबारा मैं ट्राई करता हूँ इस पर, फिर देखते हैं डिक्लेरेशन में, फिर मैं इसे ओपन करने की कोशिश करूँगा और होप सो शायद हो जाए। इस वक्त नहीं, इस वक्त भी नेटवर्क का इशू है। तो इस तरह से फिर मज़ीद इसमें आप ये देख लें और प्रिंट कर लें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।